लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय लेबनान की पीड़ा, सीजफायर ने इजरायली हमले नहीं रोके, अब वो फिर तेज हो रहे हैं। इस लेख में बताया गया है कि दुनिया की निगाहें भले ईरान और अमेरिका की बातचीत पर टिकी हों, लेकिन उसी बीच लेबनान एक बार फिर विनाश और अस्थिरता की तरफ धकेला जा रहा है। संपादकीय का कहना है कि कागज पर भले युद्ध विराम की बात हो रही हो, जमीन पर इजरायली हमले लगातार बढ़ रहे हैं और आम नागरिक इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। लेख बताता है कि इजरायल ने हाल के दिनों में दक्षिण लेबनान में अपने हमले तेज कर दिए हैं। सिर्फ एक दिन में दर्जनों लोगों की मौत हुई, जिनमें बच्चे और आम नागरिक भी शामिल हैं। टायर जैसे बड़े शहरों को खाली कराने के आदेश दिए गए। हजारों लोग पहले ही विस्थापित हो चुके हैं और कई गांव लगभग मिटा दिए गए हैं। संपादकीय इस बात पर हैरानी जताता है कि इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी के बावजूद दुनिया का ध्यान इस पर बहुत कम है, क्योंकि वैश्विक राजनीति का फोकस ईरान और बड़े रणनीतिक समीकरणों पर चला गया है। लेख ये भी कहता है कि लेबनान की स्थिति सिर्फ इजराइल और हिजबुल्ला की लड़ाई पर नहीं है, ये उस टूटे हुए लेबनानी समाज की कहानी भी है, जो पहले से आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और 2020 के बैरूत विस्फोट जैसी घटनाओं से जूझ रहा है। एक तरफ बहुत से लोग हिजबुल्लाह को इस संघर्ष के लिए जिम्मेदार मानते हैं, तो दूसरी तरफ शिया समुदाय के बीच अब भी ये भावना है कि हिजबुल्लाह ही उन्हें सुरक्षा देता है। यही वजह है कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई से समस्या हल नहीं होगी। संपादकीय का एक बड़ा संदेश ये है कि किसी भी देश को लगातार बमबारी करके स्थिर या संप्रभु नहीं बनाया जा सकता। अमेरिका कहता है कि वो एक मजबूत लेबनानी राज्य चाहता है, लेकिन जमीनी हालात ऐसे बन रहे हैं जहां समाज और ज्यादा बंट रहा है। अलग अलग समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ रहा है और लेख चेतावनी देता है कि अगर यही हाल रहा तो लेबनान फिर गृह युद्ध जैसी स्थिति की तरफ जा सकता है। आखिर में द गार्जियन ये कहना चाहता है कि लेबनान को सिर्फ सुरक्षा और सैन्य नजरिए से नहीं देखा जा सकता। अगर वहां स्थायी शांति और मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहिए, तो लोगों को सुरक्षा, प्रतिनिधित्व और भरोसा देना होगा, वरना सीजफायर सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा और जमीन पर तबाही जारी रहेगी। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, जब एआई अरबपति समाज को लौटाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, इसमें एक दिलचस्प लेकिन बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैदा हो रही नई दौलत आखिर समाज के लिए क्या करेगी? क्या ये अरबों खरबों डॉलर की संपत्ति दुनिया की समस्याएं हल करेगी, या फिर ये लोकतंत्र और समाज पर कुछ गिने चुने लोगों का प्रभाव और बढ़ा देगी? लेख बताता है कि एआई के उभार के साथ एक नई किस्म की टेक अरबपति पीढ़ी सामने आ रही है। ये लोग अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम, एआई समृद्धि की साझेदारी या नया सामाजिक समझौता जैसी बातें कर रहे हैं। यानी उन्हें एहसास है कि एआई से नौकरी, असमानता और सामाजिक असुरक्षा को लेकर लोगों में डर और गुस्सा बढ़ रहा है। ऐसे में परोपकार यानी फिलेंथ्रोपी को वो एक तरह के समाधान या संतुलन के रूप में पेश कर रहे हैं। लेख के मुताबिक आने वाले वर्षों में एआई कंपनियों के शेयर बाजार में उतरने के बाद सैकड़ों अरब डॉलर दान और सामाजिक परियोजनाओं में लगाए जा सकते हैं। लेखक इसे अमेरिका में परोपकार की तीसरी लहर कहता है। पहली लहर पुराने उद्योगपतियों की थी, दूसरी बिल गेट्स जैसे अरबपतियों की, और अब तीसरी लहर एआई से बनी संपत्ति की हो सकती है। फर्क यह है कि पहले परोपकार को समाज सेवा के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब लोगों में संदेह बढ़ रहा है कि कहीं ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को दरकिनार कर अमीरों का असर बढ़ाने का तरीका तो नहीं। लेख ये भी याद दिलाता है कि गेट्स फाउंडेशन जैसी संस्थाओं ने स्वास्थ्य और गरीबी के क्षेत्र में करोड़ों लोगों की जिंदगी बेहतर की है, लेकिन साथ ही आलोचना भी हुई कि बहुत ज्यादा ताकत कुछ निजी हाथों में केंद्रित हो गई। अब एआई के दौर में ये चिंता और गहरी हो सकती है, क्योंकि जिन तकनीकों से लोग डरे हुए हैं, उन्हीं तकनीकों से कमाई गई दौलत अब समाज सुधार के नाम पर इस्तेमाल होगी। संपादकीय का एक अहम पहलू यह है कि अमेरिका में अब अरबपतियों को लेकर पहले जैसी श्रद्धा नहीं रही। लोग पूछ रहे हैं कि क्या समाज की दिशा तय करने का अधिकार चुनी हुई सरकारों के पास होना चाहिए या अरबपतियों की फाउंडेशनों के पास, खासकर तब जब वही लोग एआई जैसी तकनीकों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनसे भविष्य में बड़े सामाजिक बदलाव और असमानताएं पैदा हो सकती हैं।
आखिर में लेख यही कहता है कि असली सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एआई अरबपति कितना पैसा दान करेंगे, बल्कि ये है कि वो उस पैसे से दुनिया को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या ये परोपकार सचमुच समाज के लिए होगा या फिर एक नए दौर की नरम ताकत बनेगा, जहां लोकतंत्र से ज्यादा असर निजी पूंजी का होगा। अल जजीरा में प्रकाशित लेख। पश्चिम को संपत्ति के अधिकार तभी याद आते हैं जब जमीन के मालिक गोरे हों। इसमें जिम्बाब्वे की जमीन सुधार नीति के बहाने एक बड़े और असहज सवाल को उठाया गया है। लेख कहता है कि दुनिया की ताकतवर व्यवस्थाएं आज भी औपनिवेशिक दौर में हुए अन्याय को उसी गंभीरता से नहीं देखती, जिस गंभीरता से वो यूरोपीय या श्वेत मालिकों की संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करती हैं। लेख की शुरुआत जिम्बाब्वे सरकार के उस फैसले से होती है जिसमें उसने 67 फॉर्म यूरोपीय नागरिकों को लौटाने का ऐलान किया। ये जमीनें कभी जिम्बाब्वे के इस भूमि सुधार कार्यक्रम के दौरान अधिग्रहित की गई थी। सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, आईएमएफ और पश्चिमी देशों से रिश्ते सुधारना चाहती है। इसलिए वो मुआवजे और जमीन वापसी जैसे कदम उठा रही है। लेकिन लेख का असली सवाल ये है कि जिन अफ्रीकी लोगों से औपनिवेशिक दौर में उनकी जमीन छीनी गई थी, उनके दर्द और अधिकारों की बात कभी उसी ताकत से क्यों नहीं हुई। लेख याद दिलाता है कि ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान अफ्रीकी समुदायों से उनकी उपजाऊ जमीनें छीनकर गोरे बसने वालों को दे दी गई थी। लाखों अफ्रीकी लोगों को बंजर और छोटे इलाकों में धकेल दिया गया। उनकी खेती, पशुधन और आर्थिक आधार सब छीन गए। लेकिन उस ऐतिहासिक लूट के लिए कभी कोई अंतर्राष्ट्रीय अदालत नहीं बैठी, कोई मुआवजा तय नहीं हुआ और ना ही पश्चिम देशों ने इसे संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन माना। इसके उलट अब जिम्बाब्वे ने 2000 के बाद जमीनों का पुनर्वितरण शुरू किया, तो पश्चिमी दुनिया ने इसे कानून, निवेश और मानवाधिकार का मुद्दा बना दिया। यूरोपीय किसानों के पास अंतर्राष्ट्रीय समझौते और कानूनी सुरक्षा थी, इसलिए उनकी शिकायतें वैश्विक अदालतों तक पहुंची और जिम्बाब्वे पर मुआवजे का दबाव बनाया गया। लेख कहता है कि यही दोहरा मापदंड सबसे बड़ी समस्या है। औपनिवेशिक कब्जे से पैदा हुए अधिकारों को तो पूरी कानूनी मान्यता मिलती है, लेकिन जिन अफ्रीकी लोगों की जमीनें पहले छीनी गईं, उनके अधिकार अदृश्य बने रहते हैं। लेखक अपने परिवार का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उनके दादा दादी भी उन लाखों अफ्रीकी लोगों में थे जिन्हें खराब और सीमित जमीन पर जीने के लिए मजबूर किया गया। वो गरीबी और बेबसी में मर गए, लेकिन उनकी पीड़ा कभी कानूनी दावा नहीं बन सकी। जबकि आज उन्हीं जमीनों पर पुराने यूरोपीय मालिकों के दावे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा मान्य माने जा रहे हैं। लेख ये भी स्वीकार करता है कि जिम्बाब्वे का भूमि सुधार कार्यक्रम हिंसा, आर्थिक अव्यवस्था और राजनीतिक दमन से भरा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद लेखक का कहना है कि इससे ये ऐतिहासिक सच खत्म नहीं हो जाता कि जमीन की असमानता खुद औपनिवेशिक लूट की देन थी। अल जजीरा का ये लेख दरअसल पश्चिम दुनिया की उस सोच पर सवाल उठाता है जिसमें कानून और संपत्ति अधिकार अक्सर ताकतवर और श्वेत समाजों के पक्ष में ज्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं। लेख कहना चाहता है कि अगर दुनिया सच में न्याय की बात करती है तो उसे सिर्फ निवेशकों और पुराने उपनिवेशवादियों के अधिकार नहीं, बल्कि उन अफ्रीकी समुदायों की ऐतिहासिक पीड़ा और अधिकारों को भी बराबरी से मान्यता देनी होगी, जिनसे कभी उनकी जमीन, सम्मान और भविष्य सब कुछ छीन लिया गया था। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक